अच्छा देखिए, अब हमारे पास टॉपिक क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं ये वाले ये हम कवर करें, ठीक है। इसमें जो नीचे के टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी फॉर्मूले एडवांस एक्सेल के लगते हैं वो इसी के आधार पे लगते हैं। अगर आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है। ये बाद में देखेंगे, पहले ये दो टॉपिक देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा इन द सेल। हेडिंग डाल लीजिए, अनसर्कलिंग इनवैलिड डेटा इन सेल। हेडिंग circling the invalid data in cell. ओके, इसमें देखिए होता क्या है, इस प्रोसेस को जब हम यूज करते हैं फॉर्मूला नाम है। पीछे सीट ये सबसे पीछे है क्यों हाथ खड़ा किया था कि सबसे दे दो इनको सीट दे दो। आप में से कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं तो देख लेना, ऑनलाइन ले। देखो अब सामने देखिए, जो टॉपिक मैंने लिखवाया है इसमें होता क्या है। आपको एक शीट दे दी जाती है जिसमें पहले से कुछ एंट्रीज होंगी, ठीक है, डेटा होगा उसमें। अब आपको कहा जाता है कि इसमें ना वो डेटा आप आइडेंटिफाई करो जो गलत है। मतलब टीचर की भूमिका में आ जाता हूँ कुछ देर के लिए। आपके नीचे काम करने वाले लोगों ने काम कर दिया और आपको एक डेटा दे दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सारा काम ठीक से हुआ है कि गलत हुआ है? तो आप उसके ऊपर वैलिडेशन लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी टॉपिक का नाम आपको लिखवाया गया है कि ये काम कैसे। अब मैं यहाँ पर एक सैंपल डाटा फाइल निकालूंगा, टास्क बताने की कोशिश करूंगा, और अगर आप में से कोई उसको सॉल्व कर सकता है तो बताना, नहीं कर सकता तो फिर मैं तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही आपको। यहाँ पर आपको एक डेटा सामने दिख रहा होगा। एक्चुअली ये डाटा एक पेरोल स्लिप है। इसमें एम्प्लॉयज की सैलरीज बनाई गई हैं। अब सैलरी बनाते वक्त इसमें गलती हो गई है कि कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी में नेगेटिव वैल्यूज डल गई हैं। किसी की सैलरी नेगेटिव नहीं होती, तो ये गलत एंट्री हो चुकी है हमें हमारे इस डाटा में। हमें इनको आइडेंटिफाई करना। तो जहां जहां पर भी नेगेटिव वैल्यू एंटर हुई है उनको हमें सर्कल करना है, गलती बताने के लिए उसको सर्कल करना है। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि इसके अंदर वैलिड एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर आपने ये पता कर लिया तो उसके अलावा जो भी कुछ होगा उसे इनवैलिड करार कर दिया जाएगा एक्सेल की तरफ से। तो इसमें वैलिड एंट्री होनी चाहिए। एक तो ये नंबर देख के पता लगता है कि ये नंबर डेसिमल है, तो नंबर अलाउड होना चाहिए, वो भी डेसिमल। अब क्योंकि बात पॉजिटिव नंबर की हो रही है तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कई ऐसी सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज की, जब दिए जाते हैं तो कई एम्प्लॉयज पे टैक्स नहीं लगता है, और जिस पे टैक्स नहीं लगता तो वहां टैक्स का अमाउंट जीरो होगा ऑब्वियसली। तो हमें जीरो भी अलाउ करना है। अगर आपने जीरो अलाउ नहीं किया तो ये एरर देने लगेगा। इसलिए कभी भी कोई डाटा आपको मिलता है तो 2-4 मिनट देके डाटा को एनालाइज करा करो। आपके कोर्स को भी देखो डाटा एनालिटिक्स इसीलिए कहा जाता है। तुरंत जल्दबाजी में काम नहीं लेना, डाटा देखो एक बार, समझो इसमें क्या है, फिर ऑब्जर्वेशन करो आप कि ये चीज बननी चाहिए क्योंकि ऐसा मांगा जा रहा है। कभी किसी ऑफिस में जब आप काम करते हैं ना तो आप ये मत समझिए जैसे अभी यहाँ आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि क्या करना है, सब कुछ ऐसे नहीं होता है। आपके पास जब काम आता है ना, मेल आती है, मेल पे डेटा होता है, और इस पे क्या काम करना है उसकी एक पीडीएफ या डॉक्यूमेंटेशन होती है बस। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसे सॉल्व करके फिर क्लाइंट को देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। वहां बताने नहीं आएगा कोई आपको कि क्या करना है। इसलिए डेटा आप डेटा को एनालाइज करना सीखो, पढ़ना सीखो सवाल क्या है। तो अब जैसे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पता करनी है। तो सीधा सा मतलब है ये डाटा देखकर पता लगता है कि ये डेसिमल नंबर है। और दूसरा, पॉजिटिव नंबर अलाउ होने चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब डेटा में ध्यान से देखो क्या जीरो की एंट्री है। अगर जीरो की एंट्री है तो हमें जीरो का अलाउ करना।
ठीक है। अब हम सबसे पहले अपने उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे जहां पर वैलिडेशन लगाना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, कंट्रोल ये दबा देते हैं, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे कौन सा वैलिडेशन चेक करना है भाई हमें? अगर आपने सबको सिलेक्ट करके वैलिडेशन लगा दिया तो क्या होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये इन सबको गलत कर देगा, सर्कल कर देगा इन सबको। आपको उसी डेटा को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको चेकिंग करनी है। नेगेटिव पॉजिटिव आप इसमें चेक करते हो क्या, आप यहाँ चेक करते हो ना, तो उसी डाटा को सिलेक्ट करना है। तो आप ये डाटा पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। कई लोग इसको माउस से सिलेक्ट करते हैं। अभी क्लास में हर तरह का स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत जिनको एक्सेल आता है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो डाटा सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको इस तरीके से करना हो ना सिलेक्ट, तो एक तो ये माउस से करते हैं, छोटा डाटा होता है, छोटा है, माउस से सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब डाटा काफी बड़ा होता है ना तो दिक्कत आता है। अभी क्या करो, पॉइंटर को रखो यहाँ पे, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके उसको छोड़ना नहीं है, फिर एरो की से खेलते हैं। आप राइट दबाओगे तो राइट तक जाएगा, डाउन करोगे डाउन तक जाएगा। ठीक है, ये तरीका आप यूज कीजिए। अब हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया सिलेक्ट। अब आपको जाना है डेटा में, उसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे, उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ करने हैं डेसिमल नंबर, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपको लगा, अब आप इसे ओके कर दीजिएगा, एंड नाउ आपका वैलिडेशन आपके डाटा पे लग चुका है। अब सवाल खड़ा होता है कि डाटा वैलिडेशन तो लग गया लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। आपने सिर्फ रूल बनाया अभी, अब रूल को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी। ठीक है, आपने रूल बना दिया। अब रूल बनने के बाद क्या होता है कि जब रूल बन जाते हैं तो आगे से कोई उसे तोड़ नहीं सकता, तो तोड़ते ही पकड़े जाओगे। लेकिन रूल तो अब बनाना, जो पहले गलतियां कर चुके हैं तो अब क्या होता है उनके साथ, उनको ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जाता है। समझ बात, उनको ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जाता है। तो अब इस डाटा सेट के अंदर हम क्या करते हैं, आपको उसी डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाना है। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, समझ जाओगे। तो अब आप जैसे ये कमांड इसको दोगे, ये आपकी शीट में उन सभी डाटा को डिटेक्ट करेगा जो इनवैलिड है, जो आपकी दी हुई कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, और उनको सर्कल करना स्टार्ट कर देगा। हो गया काम। तो आपके पास कितना भी डाटा हो, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक विल, क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखो इसमें एक टर्म यहाँ पर यूज हो रही है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग। ये टर्म यूज हो रही है यहाँ पर, द नेम ऑफ दिस टर्म इज फॉर्मेटिंग। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई जानता है फॉर्मेटिंग क्या होता है? जब हम एक्सेल डाटा को फॉर्मेट करते हैं कैसे करते हैं, क्या होता है फॉर्मेट? बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, दैट इज एग्जांपल। डिफाइन कैसे करोगे? हाउ टू डिफाइन फॉर्मेटिंग? रिपोर्ट होता है। हाउ टू डिफाइन, अब समझ में आया? हम जब सवाल आता है पेपर में उसमें पूछा जाता है डिफाइन फॉर्मेटिंग, लिख के क्या आता है, बोल्ड कर दो, टैलिक कर दो, काट देते हैं। क्योंकि हमने सच में डिफाइन तो करा ही नहीं, हमने एग्जांपल, इसी वजह से हम इंटरव्यू फेल हो जाते हैं, हमारे नंबर कम आते हैं, बाहर निकल के हम लड्डू बांट देते हैं, हम तो सही करके आए। सही कहाँ था हो, हाँ तुमने तो गवर्नमेंट के पेपर देने को आइडिया होगा। जो हम प्रीलिम्स निकाल देते हैं, मेंस में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं मेंस में? वहां पर रिटर्न होता है। रिटर्न किस चीज को बोलते हैं? रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को समझिए आप। जितने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बनते हैं, आप एग्जाम करके बनते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर आप जाते हैं, तो उसमें उनका काम बेसिकली जो वर्क होता है, क्या वर्क होता है? मान लीजिए मेरे पास 10 पन्नों का एक पूरा किसी की कंप्लेंट है, 10 पन्ने की बहुत बड़ी कंप्लेंट है। अब सामने मिनिस्टर बैठा है, कोई बड़ा अधिकारी बैठा है। अब उस मिनिस्टर को वो कंप्लेंट्स बतानी है, क्या कंप्लेंट है, तो ये उसको ब्रीफ करने की जिम्मेवारी आईएएस ऑफिसर की है, कि उसको पूरा ब्रीफ करेगा 4 लाइन में। और मिनिस्टर को समझ में आया, मिनिस्टर के पास इतना टाइम है? आपको लगता है कि 10 10 पन्ने पढ़ेगा वो खड़ा हो गया? वो ऐसे ही पढ़ लिखे, वैसे ही पढ़ लिखे, है ना? सबके लिए नहीं कह रहा मैं, उनको 4 लाइन में ब्रीफ करना होता है, ये काम होता है, ये पोस्ट मिलती है उनको। इसलिए आपका मेन होता है रिटर्न का। आप लिखते क्या हो, कैसे लिखते हो आप? क्लियर नहीं होता है, बड़े बड़ों पे क्लियर नहीं होता है।
आपसे पूछा ताजमहल के बारे में लिखो, आप भरिया हुआ पन्ने, अरे भाई साहब आपसे 4 लाइन लिखनी है ना उसमें, तो 4 लाइन में 40 पन्नों का इतिहास लिखना है आपको, ऐसे लिखना होता है। अपने बारे में लिख के दिखाइए, अपने बारे में कैसे लिखोगे आप, तो तरीका होता है, वही होता है मेन। ये कहानी होती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन दीजिए, वो एक लाइन बता, चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ डेटा। अब देख लो आप, अब इन्होंने बोला बोल्ड, मैं किसी डाटा को बोल्ड करूंगा तो अपीयरेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने कहा इटैलिक कर दो, अपीयरेंस चेंज हुआ। इन्होंने कहा कलर कर दो, अपीयरेंस चेंज हुआ। दैट इज द डेफिनेशन। किसी डाटा की अपीयरेंस को चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है, दैट्स ऑल। लग गई डेफिनेशन? अच्छा, यहाँ पर टर्म इकट्ठा होती है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल। यानी हम किसी डाटा की अपीयरेंस को चेंज तो करेंगे, लेकिन उसके पीछे कोई कंडीशन काम करेगी। एग्जाम्पल के रूप में आप सभी बच्चों ने स्कोर किया, आपने एक पेपर लिया, मैंने सब बच्चों ने स्कोर कर दिया, सबके नंबर आ गए। अब शीट में आप सबके नंबर डले हुए हैं नाम के आगे। अब मैंने एक बच्चे को हायर किया और उसको बोला कि एक काम कर, जिन बच्चों का स्कोर 80 से ऊपर है उनका बैकग्राउंड कलर जो डाटा का है वो ग्रीन कर दे, और जिनका स्कोर 50 से कम है उनको रेड कर दे। बीच वालों को चल रहने दे, कुछ मत कर। और बच्चा एक एक करके ढूंढ रहा है नंबरों को। हाँ भाई कितना, 76 छोड़ दिया, हाँ कितना 45, चल भाई रेड कर दिया। तो डेटा मान लीजिए आप लोगों का 50-60 लोगों का पूरे डुकेट का देते तो 1000 लोगों का आ गया, तो वो तो इस काम को करने में ले जाएगा 10-12 मिनट, जबकि ये काम उसको करना चाहिए था 10 या 12 सेकंड। दैट इज द रोल। तो यहाँ पर आप डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं लेकिन किसी कंडीशन के आधार पे, तो ये काम आप मैन्युअली ना करके एक्सेल से करवा देंगे। तो एक्सेल के पास ये फीचर होता है, आप ये फीचर यूज कर। एग्जाम में सवाल आएगा एक, आपके पास एक डेटा है और उस डाटा को रेड करना है जिनकी वैल्यू 1 और 100 के बीच में आती है। ऑप्शन होंगे नीचे कि इसमें आप क्या यूज करेंगे, ऑप्शन होंगे, तरीका बता रखा होगा, तो आपको क्या उठाना है उसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन में आ रहा होगा ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको चेक मारना है। सेम सवाल पलट के आता है, वो दिमाग यूज कर लेना कि किस चीज के बारे में इसमें पूछा जा रहा है और क्या उत्तर आपको देना है। फाइनल अब करके देखते हैं, डाटा निकालते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास सेल्स का डाटा है, जिसमें कुछ सेल्स पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में कुछ सेल की होगी। यहाँ पर उनका डाटा हमारे पास है, ठीक है, 25-30 कोड है। अब इसमें हमें काम दिया जा रहा है कि जिनकी सेल 8000 से ज्यादा की हुई है उनको ग्रीन कर दीजिए। तो चलिए करते हैं ग्रीन। तो इसकी सेल 8000 से ज्यादा है, चलो हमने कर दिया, ग्रीन कर दिया। और गए आगे, तो इसकी सेल भी 8000 से ज्यादा है, इसको भी ग्रीन कर दिया। तो आपको कुछ ये नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है? ऐसे कब तक करोगे, मैनुअल वर्क गलत है। तो मैनुअली नहीं करना है, इसे बहुत टाइम लगेगा आपका। अब एक तरीका हम यूज करेंगे एक्सेल का कि अगर आप किसी डेटा को फॉर्मेट कर रहे हो किसी कंडीशन के आधार पे, तो उसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है ये होम टैब में मिलता है। इस ऑप्शन पे जाने से पहले ना आपको वो डेटा सिलेक्ट करना है जहां पर आपको फॉर्मेटिंग लगानी है। कभी पॉइंटर यहाँ रखा हो और जल्दबाजी में एक क्लिक करके फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा वो। जो हिस्सा आप सिलेक्ट करते हैं, जो पोर्शन आप सिलेक्ट करते हैं एक्सेल का, उसके ऊपर पे अप्लाई होता है। तो अब कंट्रोल ए भी मत दबाना भाई, जिस पे करना है उस पे ध्यान दीजिए। हमें इस डाटा पे काम करना है, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा पूरा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे आपको डेटा हाईलाइट कर, तो यहाँ पर पहला रूल आपको हाईलाइट का मिलता है। अब अपनी कंडीशन देख लो कौन से फिट होती है, हमारी ग्रेटर देन की कंडीशन बिल्कुल फिट। अब यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जैसे कि 8000। अब जो कलर आपको देना है वो यहाँ पे बने बनाए कलर आपको दे देता है। अगर इनसे आपकी तबीयत खुश नहीं होती तो भाई कस्टम फॉर्मेट पे चले जाओ, आप यहाँ पे जाके अपना खुद का कलर डिजाइन बना सकते हो। तो बैकग्राउंड में कलर भरना है तो फिल पे जाके दे दीजिए आप, और फॉन्ट का कोई कलर चेंज करना है तो कलर पे जाके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दीजिए। बोल्ड इटैलिक करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग बॉर्डर वगैरह लगाना है सेल की चारों तरफ तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ओके किया, जो फॉर्मेट आपने अप्लाई किया वो देखिए हर जगह अप्लाई हो चुका है। अब हमें ढूंढना नहीं पड़ा ना, ठीक है। कल को अगर आपने ऐसे दे दिया जल्दबाजी में, आपने 8000 लिख दिया, करना था आपको 9,000 करना था, गलती से हो गया 8000 जल्दबाजी में। बाद में आपके पास आता है मैसेज कि भाई इसको चेंज किया, एडिट, तो रूल को बदला जा सकता है। आपको वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको मैनेज रूल पे जाना होगा।
मैनेज रूल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको आपका लगाया हुआ रूल दिखेगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने पर एक विंडो आपके पास आ जाएगी और इस पैनल में नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है 8000 से तो उस पर ये कलर लग जाता है। तो हम यहाँ पर 8000 को चेंज करके 9000 में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने 9000 कर दिया। कल को फॉर्मेट चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो फॉर्मेट भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, आपका जो कलर फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9000 से बड़ी वैल्यू को उसने पकड़ना स्टार्ट लगा दिया है। हटाने का मन करता है, आप कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग पे जाओ, मैनेज रूल पे जाओ, अपने सिलेक्टेड रूल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, एक्सेल की शीट पे कहीं पर भी रूल लगा हुआ है वो हटाना है तो यहाँ से आप क्लियर रूल पे जा सकते हो और सेकंड ऑप्शन क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर, आपकी पूरी शीट में कहीं पर भी कोई रूल लगा होगा सब उड़ा देगा ये, देखिए। ठीक है, अपनी कंडीशन के आधार पर लगा सकते हो। अगर कल को यही सवाल आपके पास आता है और बोलते हैं कि 5000 से कम वाली वैल्यू को रेड करना है, कर लोगे? 5000 और 8000 की वैल्यू को येलो करना है, कर लोगे? इसमें टॉप के 10% रिकॉर्ड रेड करने हैं, कर दोगे? अब परसेंट कैसे निकालोगे टॉप के? तो यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन आता है, देखिए, टॉप बॉटम, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको टॉप नंबर के हिसाब से निकालने हैं तो ये परसेंटेज के हिसाब से निकालने हैं, बॉटम में चाहिए तो नंबर के हिसाब से ये, परसेंटेज के हिसाब से ये। अगर आपको चाहिए कि वो आपको डाटा हाईलाइट करना है जिन्होंने सेल अपने एवरेज प्राइस से ऊपर की करी है, जिनकी सेल एवरेज से ऊपर रही है, तो आप यहाँ पर टॉप बॉटम में एवरेज अबव ले सकते हैं, अबव एवरेज, तो वो रिकॉर्ड अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। कलर आप यहाँ से डिजाइन कर लीजिए। ये सभी जो सेल्स हुई हैं ये एवरेज से ज्यादा है, जो भी इसकी एवरेज बनेगा अमाउंट उससे ज्यादा की सेल इन्होंने, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होता। अब ये रूल हटाना है, मैं क्लियर रूल पे जाके यहाँ से हटा दूँ। एक और तरीका होता है, मान लीजिए कल को आप एचआर बन जाते हो, एचआर, अब ये सारे सेल्स पर्सन है, सेल कर दी इन्होंने, अब ये आ जाते हैं 3 महीने पूरा होने के बाद, आपने प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे, आ गए, अब लाइन से बैठे हैं, तुमको जिम्मेवारी दे दी, आप थोड़ा थोड़ा अभी लगता है एचआर के नीचे, तुम्हारे को एक जिम्मेवारी दी थी एचआर ने, बड़े एचआर ने, कि ये लोग आएंगे इनकी सैलरी बढ़ा देना अपने हिसाब से, भाई हम तो आके आपसे कैसे बढ़ाएंगे, जस्टिफिकेशन देना होगा। तो आया बंदा, तो आप कैसे बढ़ाओगे सैलरी, कैसे मैच करोगे, दिक्कत हो जाएगी, यारी दोस्ती थोड़ी ना निभानी, बाद में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए तो आपकी सैलरी, आपकी जो जॉब है वो खतरे में आ जाएगी। चलिए हमने एक दिमाग लगा, एक पैरामीटर लगा लेते हैं, पैरामीटर लगा लेते हैं कि हम ना हर बंदे के स्कोर के आगे एक बत्ती ऑन करेंगे, अगर किसी की सेल अच्छी होगी तो ग्रीन लाइट जल जाएगी, और सेल अगर उसने खराब करी है तो रेड लाइट जल जाएगी, एवरेज करिए तो येलो जल जाएगी। इसी पैरामीटर को ध्यान में रख के मैं अपना एक क्राइटेरिया तैयार कर लूंगा। मैंने एक क्राइटेरिया तैयार कर लिया कि अगर एक ग्रीन बत्ती जली तो 1000 रुपये बढ़ाऊंगा, तीनों जली तो 3 बढ़ा दूंगा, तुम्हारी मेहनत पे है ना, मेरे पे जस्टिफिकेशन होगा, तुम्हारी सैलरी में क्यों बढ़ा रहा हूँ, कैसे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, उल्टा भी करूंगा, अगर रेड जल गई तो 500 रुपये काटूंगा, उसका मैं नीचे कर दूंगा, प्रमोशन के लिए डिमोशन कर दूंगा, ऐसे भी कर देंगे, येलो वाले को छोड़ देंगे। समझ में आया? तो चलिए अब ये काम कैसे करना है, इस पूरे डाटा को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हमने आइकन सेट का इस्तेमाल किया और ये बत्तियां जला दी, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है डाटा के हिसाब से। अब वो डिटेक्ट कैसे करता है, इसका एक डाटा सैंपल समझाते हैं आपको। इस डाटा को देखिए, इसके ऊपर मैंने एक नंबर की सीरीज लिखी 1 to 10 और अब हम इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अब यहाँ से आप आइडिया ले पा रहे होंगे, जो स्कोर सबसे ज्यादा था ना टॉप के 3 वो ग्रीन हो जाते हैं, और जो बॉटम के रहते हैं वो रेड हो जाते हैं, और बीच वाले एवरेज होते हैं। तो इसी आधार पे इसने डाटा डिटेक्ट कर लिया। अब ये बंदा आएगा तो मैं सैलरी बढ़ाऊंगा ना, 1000 रुपये इसका बढ़ाऊंगा, 3000 इसका, 2000 इसका, सब बताऊंगा। जस्टिफिकेशन भी आप बता सकते हैं कि आपने सैलरी कैसे बढ़ाई यहाँ पे। एक और तरीका किसी की परफॉर्मेंस मेजर करने का, कलर स्केल के आधार पे भी आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने डाटा सेलेक्ट किया, आपने देखा होगा जब ट्रेन की टिकट आप बुक करते हैं तो आपकी जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में आ रही होती है, वेटिंग लिस्ट 24, ठीक है। तो दुनिया भर की ऐप होती है, अगर मोबाइल पे अगर आपने ट्रेन में आना जाना सीखा है तो मोबाइल में ऐप आपने बहुत डाली होंगी, तत्काल टिकट, कंफर्म टिकट ऐप, ऐसे करके ऐप होती हैं। उसमें जैसे आप अपना पीएनआर नंबर डालते हैं ना, तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट की जो टिकट होती है, जो नंबर होता है, उसको एक कलर इंडिकेट करता है, वहां पे कलर में आता है।
तो ग्रीन कलर में आने का मतलब, ग्रीन में आता है कई बार, ग्रीन का मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ऑरेंज में आता है मे बी होता है, मतलब हो भी सकता है, मे बी बोलते हैं। रेड का मतलब वो इन्फॉर्म करता है कि भाई साहब नहीं होगी, अपना इलाज दूसरा देख लीजिए, मतलब कंफर्म नहीं होगी, कभी आप इसके भरोसे रह जाएं, अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो इसको भूल जाओ, आप कुछ और इलाज देख लीजिए, लाइक दिस। तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो इसी तरीके से हम इसमें कलर स्केलिंग कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केलिंग एंड देन दिस वन। तो इसने ऑटोमेटिक उसको कलर देना स्टार्ट कर दिया। ग्रीन मतलब अच्छी सेल, रेड बेकार सेल, यानी सेल्स में कम उसने अपना योगदान दिया। अब इसको इस डाटा से समझिए। तो इस डाटा से क्या समझ में आ रहा है, जो नंबर सबसे बड़ा था वो ग्रीन आ रहा है ना, और जो नंबर सबसे कम था वो आपका रेड आ रहा है, और जो नंबर जिसके जितना नजदीक है उसमें वही कलर है, संगत का सर इसी को बोलते हैं। 9 नंबर किसके ज्यादा नजदीक है तो उसमें ग्रीनिश आ रही है ना। आपकी संगत अगर अच्छे लोगों में है तो आपकी भी जो रूटीन होती है ना, डेली रूटीन की लाइफ, वो वैसी हो जाती है। आपकी संगत बुरे लोगों में बैठने लग जाती है ना, तो आप भी उसी की तरह बन जाते हैं। कई बार देखो होगा +2 में आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, वास्तव में अच्छे होते हैं सब बच्चे +2 तक, और जैसे ही +2 करके वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं ना, 2-4 लोगों को देखते हैं बुरसट बाहर निकला हुआ पीछे का, कॉलर खुला हुआ है ना, और एक एक बुक होती है उसको फोल्ड करके पीछे की जेब में डाल लेते हैं। तो तीसरे दिन वो भी समझता है मैं भी ऐसे करूं, 100% वो ऐसे ही करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मैं अजीब कहलाऊंगा। एग्जाम्पल के रूप में आपकी विंडो के बाहर एक कबूतर बैठा है, और जिस दिन वो कपड़े पहन के आएगा तुम्हें अजीब लगेगा, संगत में नहीं है ना, तो उसको वैसा रहना पड़ता है। समझ में आई बात, ऐसे ही होता है। तो सेम इसका टॉपिक क्या, अगर आपके दोस्त ऐसे है ना जो 10,000 15,000 की जॉब करते हैं, तुम्हारा भी पे स्केल कभी 15,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तुम्हारी भी सोच ऐसी होगी, अरे मैं फलाना लग गया 10,000 कमाता है, मैं दूसरी जगह चला गया वो 15 दे रहा है, ऐसी करोगे। अगर तुम्हारा, अगर जो आपकी जो संगत है वहां पर ऐसे ऐसे लोग आपके दोस्त हैं जो 60,000 70,000 80,000 बिजनेसमैन टाइप में, आपकी भी सोच ये तो महीने का 1 लाख से कम तो बात ही नहीं बनेगा। सोच भाई, दिमाग लगा, आइडिया लगा, ये नहीं करने का भाई, उसी तरीके से काम करेंगे। ये संगत का असर। अब जैसे आप इस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं तो वैसी ही आपकी सोच बनेगी। अभी इन्वायरमेंट चेंज कर लीजिए, सेम टीचर वहां बैठा दीजिए, इन्वायरमेंट चेंज कर दीजिए, आप अलग तरीके गाइडेंस करोगे और अलग तरीके की पढ़ाई अपने दिमाग में लेंगे। सेम ये रूल आपको यहाँ बता रहा है ये चीज। कोई डाउट यहाँ तक? कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन है नहीं, इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पर। अब अपनी ना पूरी जो क्षमता है ना इसके ऊपर झोंक देना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके इस पे दिमाग लगा लेना, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप लोग बताना। मोस्टली इसको बताते नहीं है लोग, गलत बोलते हैं इसको। इसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेल रेफरेंस। टॉपिक का नाम है सेल रेफरेंस। अभी सेल रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है? सेल रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ सेल, या फिर आप बोल सकते हैं नेम ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हैं लोकेशन ऑफ सेल, कुछ भी बोलिए, ये तीनों इसी के टाइप होते हैं। सेल रेफरेंस का मतलब होता है सेल का नाम। अब इसे यूज क्यों करते हैं? यूज टू कनेक्ट वन सेल टू अदर, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्टली ये यूज होगा फॉर्मूले, जहां भी आपने फॉर्मूले लगाए वहां ये यूज होगा, ठीक है। तो बिना रेफरेंस के फॉर्मूले लगते ही नहीं, कभी भी कोई फॉर्मूला लगाओगे और उसको कोई भी डेटा अगर आप दोगे तो वहां रेफरेंस यूज होगा। अब देखो आप बिगिनर, बिगिनर के लिए 2 रेफरेंस सीख लो, काफी होते हैं, ठीक है। होते 4 हैं वैसे, बताओ क्या करो। बिगिनर हो 2 सीख लो, काफी होते हैं। लेकिन रियल में अगर देखे जाए एक्सेल के जो रेफरेंस है वो 4 होते हैं, चॉइस आपकी है, ठीक है। समझ आए नहीं है तो देखो, आपने रख कहा कि मैं मगरमच्छ खा लूंगा तो थाली में रख दूंगा मैं, ठीक है। अपनी क्षमता बनाना कि आप उसे हजम कर, ठीक है भाई। देखिए
पहला जो टाइप है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। तो पहला यहाँ पर है रिलेटिव रेफरेंस। तो देखो रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल में लगता कैसे है, कभी भी लगाओगे सबसे पहले लगेगा इक्वल टू का साइन। ठीक है, एक्सेल में सबसे पहले आप लिखोगे इक्वल टू का साइन। अब मान लीजिए आपको कोई सेल कनेक्ट करना है, तो सेल का नाम होगा ना कुछ, तो उसका सेल का नाम क्या होता है? किसी सेल का नाम पढ़ के बताओ, कैसे पढ़ते हैं सेल के नाम को? पढ़ो, रियल में पढ़ो। D9 इज द करेक्ट आंसर ना। तो सेल का नाम कैसे पढ़ते हैं हमेशा? पहले आप कॉलम पढ़ते हो फिर रो पढ़ते हो, ऐसे ही पढ़ते हो ना। भूल गए हो तो देखो जरा, ये एक्सेल है, ये मैंने सिलेक्ट किया, क्या है ये? एफ इसी को सेल बोलते हैं ना। तो ये सेल का नाम पढ़ के बताते हो आप मुझे, इसका क्या नाम है? इसी को बोलते हैं, करेक्ट। ओके देखो, अब देखो कुछ बच्चे अभी भी ना छुट्टी करते हैं, मैसेज नहीं करते। मैं हार्ड वर्कर खूब तगड़ा हूँ, पता है आपको। जिन बच्चों ने मुझे मैसेज नहीं करना, जिस दिन मैं छुट्टी करूंगा मैं ग्रुप में मैसेज नहीं डालता, फिर मैं एक एक बच्चों को टारगेट करके मैसेज करूंगा और उसको देखूंगा इसने मुझे मैसेज नहीं किया था, उसके पास छुट्टी का मैसेज नहीं भेजूंगा। मुझे बच्चों को सिखाने के लिए कितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। उसको शिक्षा जब तक नहीं आएगी उसको लगा रहूंगा। हमारे सामने दो ही चॉइस है, या तो पढ़ लो बैच में आ गए, या तो बैच छोड़ दो। भाई मैसेज का बोला है ना आपको, आप मैसेज करिए। अभी कुछ बच्चों ने मैसेज करे, अच्छा लगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी छुट्टी कर रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं कर रहे हैं। मुझे सिखाना आता है, देख लेना। आके मत कहना मैं फलाना से आया था पटौदी से, मेरा पैसा लग गया, मैंने कही थी। आप मैसेज करो। अगर आप मैसेज नहीं करोगे तो सिखाना पड़ेगा, मैं मैसेज नहीं करूंगा उसको, ठीक है? क्लियर एंड कॉन्साइज मेरा मैसेज है तुम सबके लिए, प्लीज मैसेज कीजिए। मैं मना थोड़ी ना करता हूँ, आप छुट्टी कर रहे हो ले लो, कारण नहीं पूछूंगा क्यों कर रहे हो, आपकी हैबिट सुधर जाएगी। छुट्टी लेते हो तो आपको डर नहीं रहेगा। ऑफिस में काम करोगे ना, और जिस दिन तुम्हें छुट्टी लेनी होगी आपके हाथ कांपेंगे मैसेज करते हुए मैनेजर से, लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं। आपका डर ही खुल जाएगा। अभी भी डरे बैठे, मैं कुछ कह रहा हूँ कोई, वो बात की बात है, क्या एक्शन लेना, तुम डर क्यों रहे हो? तुम डाल दो बस, सर आज मैं छुट्टी पे हूँ, डाल दीजिए आप। कुछ नहीं पूछूंगा कभी कि क्यों हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? चलो देखो यहाँ पर, तो कोई सेल अगर आपके पास है, तो हमें कोई सेल अगर कनेक्ट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सेल का नाम लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर, तो सेल का नाम लिख दीजिए बस। तो मैंने सेल का नाम लिख दिया, D3 हो गया कनेक्शन। इसी को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अब इसको जरा प्रैक्टिकली समझिए, ये होता क्या है। हमने लिख दिया ऐसे करें, ये है क्या, इससे होता क्या है सिस्टम, चलो देखते हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा की मेरे को जरूरत पड़ेगी, डेटा मेरे को चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर कोई डेटा रेंडमली लिख लेगा। अब मेरे पास देखिए दो तरीके हैं, ऐसे कर करके डाटा लिखो तो टाइम वेस्ट होगा, मेरे को नंबर चाहिए था उसको 40-50, ऐसे करके टाइम वेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से नंबर जनरेट कर लूंगा ऑटोमेटिक। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम ऑटोमेटिक नंबर जनरेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला लगता है हमेशा इक्वल टू से, और जब भी कभी आप इक्वल टू लगाते हो तो रेफरेंस लग जाता है। क्या लग जाता है? इसीलिए मैंने तुमको बोली थी एक बात, बिना रेफरेंस के फॉर्मूला काम करेगा, इसीलिए रेफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा हम पहुंचे यहाँ पे, मैंने लिखा इक्वल टू, और इक्वल टू लिखने के बाद फॉर्मूला स्टार्ट किया। फॉर्मूले का नाम था रेंज बिटवीन। अब बिटवीन में दो वैल्यू दी जाती हैं, एक रेंज दी जाएगी ना, मिनिमम और मैक्सिमम, तभी तो बिटवीन निकल के आता है। तो यहाँ पर ये हमसे दो रेंज मांग रहे हैं, हमने नंबर डाल दिया 1 और 100, कॉमा लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे एक नंबर देगा। अब कौन सा नंबर देगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, है ना? तो गेम बन गया, तुम घर पे खेल सकते हो, बता बेटा क्या आएगा, 1 का 10, 1 का 10। तुमको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कोई भी नंबर आ सकता है, करेक्ट? तो देखिए रैंडम एक नंबर आएगा, बट आएगा नंबर इसी रेंज का। क्या नंबर आ गया? 40 आ गया, करेक्ट?
अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ इसको करने से पहले। मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेता हूँ। अब मुझे इसका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। तो टोटल करने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का नाम मतलब सम। इक्वल टू करा, सम लिखा। अब आपको ये नंबर चाहिए, तो ये नंबर एक साथ है तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा ना सिलेक्ट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा, मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। तो इस शीट पे कितने फॉर्मूले लगे हुए हैं? एक लगा हुआ है। क्या नाम है फॉर्मूले का? सम। अब मैं एक्सेल के किसी और हिस्से पे गया गया अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और लगा देता हूँ। जैसे मुझे आज की डेट चाहिए। क्या चाहिए? आज की डेट चाहिए। तो आज की डेट लाने के लिए फॉर्मूला होता है टुडे। ये फॉर्मूला होता है, आज की डेट आ जाती है इससे, तो ये डेट आ गई फाइनल। अच्छा, अब कितने फॉर्मूले लगे हुए हैं? दो लगे हुए हैं। अब मैं एक्सेल की शीट में किसी भी सेल पे गया और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया। शीट को ध्यान से देखते ना, मैं पूछूंगा क्या होगा। मैंने कुछ टाइप किया और एंटर कर दिया। शीट पे क्या हुआ? इन दो जगह पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? फिर मैं फिर से टाइप करता हूँ, फिर बताना क्या हुआ। 76 छपा, ये छोड़ के बाकी देखो क्या हुआ। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप गलत देख रहे हैं। हुआ है। क्या हुआ? हाँ, कुछ क्या होता है जब हम शीट पे कहीं फॉर्मूला लिख देते हैं और उसके बाद सेल में कहीं पे भी कुछ लिखते हैं तो शीट में कुछ होता है। क्या होता है बताओ? मैं फिर से लिखता हूँ इसमें कुछ। अभी देखना ध्यान से, कुछ हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? हाँ जी, सम का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? वो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कैसे लग जाएगा? कुछ भी मत बोला करो यार। सम का फॉर्मूला यहाँ इस डाटा पे कैसे लग जाएगा? अभी नहीं पकड़ पा रहे? अब सुनिए, आप लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा महंगा होगा, बताइए आप। यहाँ पे 78 आ रहा है, 76 आ रहा है, 65 आ रहा है ऊपर। यहाँ पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आता, जो टाइप करते हैं वही आता है। ये इसकी कह रहे हो जैसे टुडे आ गया। ये तो जहाँ फॉर्मूले होते हैं ना, वो ये इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। आप एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं ना, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई देता है। अब इस सेल में यहाँ क्या दिख रहा है आपको? तारीख। फॉर्मूला थोड़ी ना दिख रहा है यहाँ पे। फॉर्मूला कहाँ दिखेगा? फॉर्मूला बार में। इंसान को अपना सही नियत आईने में दिखती है। कभी भी नोटिस कर लिया, आपकी जो नियत है आईने में दिखेगी आपको। गहराई की बात है, आप आराम से देखना। आप जो भी बनने की कोशिश करो सामने किसी के, आपको आपकी सच्चाई नहीं दिखेगी। आईने के सामने खड़े हो जाओ ध्यान से एकांत में, आपको अपना असली चेहरा दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर कुछ कह रहा हूँ आपसे कि ये डाटा है। जब मैं शीट में कुछ लिख रहा हूँ ना, कुछ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यार शीट में क्या हो रहा है ये बताओ। डेटा फिल हो चुका है। आप ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप मानो ना मानो, बट ध्यान से सुनिए। जब हम शीट में ना कुछ लिखते हैं कभी भी, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा लिखा ना, आपकी शीट में जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो फिर से रन होते हैं। आपके एक्सेल की शीट में जहां जहां पे फॉर्मूले होंगे वो फिर से रन होते हैं। तो मानोगे ही नहीं तुम मेरी बात। मैं एंटर कर रहा हूं, तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने लगाए ना ग्रीन वाले, फिर से रन हो रहे हैं। कोई दिख नहीं रही। अब कहोगे सर ये क्या बात है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखना। ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसने इन तीनों को टोटल किया। इन तीनों को टोटल करके उत्तर कितने आना है, तो सेम उत्तर आ गया, इसलिए दिख नहीं रहा तुमको। समझे बात? और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा था? टुडे। टुडे मतलब तारीख। तो ये रन होगी 19 का, 19 से तो आएगी, आज 19 ही तो है। 20 आ जाएगी एक सेकंड बाद, नहीं आई। इस हरकत को देखना है तो रात को 11:59 58 पे बैठिए, ये फॉर्मूला लगा के टाइप करना चालू कीजिए। आपको ये डेट बदलती हुई दिखेगी, सही एग्जैक्ट 12 बजे। यकीन नहीं आता तो एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपको प्रूफ हो जाएगा।
समझ में आया? तो एक्सेल की शीट पे जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपके एक्सेल में टाइप करने से वो रन होते हैं। एक अनोखी बात थी ना, पता नहीं था, लेकिन एक्सेल पे तो काम सभी करते थे। अभी देखें यहाँ पर, अभी चेंज होता है, दिखाऊं इसका लाइव डेमो दिखाऊं? अब देखो ये नंबर है 34 मैं इस नंबर को बदलूंगा, फॉर्मूले को नहीं बदलूंगा, ये नीचे आंसर चेंज होगा। इस बात का सबूत है कि फॉर्मूले रन होते हैं। अब फॉर्मूला दोबारा रन हुआ तो इसने नया डाटा उठाया ना, अभी कुछ दिमाग में बैठी बात है। इसलिए एक्सेल की शीट पे ज्यादा फॉर्मूले लगा दिए तो सिस्टम हैंग होने लगता है, वो शीट जल्दी से खुलती नहीं है। जो हैवी शीट होती है ना, जिसपे ज्यादा फॉर्मूले लगते हैं, और जब उस पर आप काम करते हो वो धीरे धीरे होता है। बड़े बड़े ऑफिस में वो काम धीरे धीरे। तो कई लोग क्या करते हैं, जहां पे फॉर्मूला लगाते हैं वहां से वो फॉर्मूला हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यहां से हटा दूंगा, वैल्यू नहीं हटाऊंगा, ठीक है? फॉर्मूले को हटा दूंगा, वैल्यू यहीं की यहीं रहेगी। अगर मैंने फॉर्मूला हटा दिया तो ये फॉर्मूला रन होना बंद हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला कैसे हटाते हैं, तरीका देखिए। वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू नहीं खराब होगी, आपका फॉर्मूला गायब हो जाएगा। कंट्रोल सी, क्या दबाया? अब मैं यहाँ पर एक की दबाऊंगा, ऑल्ट एच वी वी, एच फॉर हरियाणा और वी फॉर विजयवाड़ा, समझे? ऑल्ट एच हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो, अब फॉर्मूला गायब हो गया। अब फॉर्मूला गायब हो गया तो मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ बदलूंगा तो नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने एक चीज समझ, एक्सेल की शीट पे जब भी कोई फॉर्मूला लगे होते हैं वो बार बार रन होते हैं। जब आप एक्सेल काम करते हो बार बार क्या होते हैं, रन होते हैं। आप चाहते हो कि वो रन ना हो तो फॉर्मूला, फॉर्मूला हटाने का मतलब ये नहीं है जाओ और डिलीट मार दो। फॉर्मूला हटाने का तरीका बताया आपको, कंट्रोल सी और उसके बाद ऑल्ट एच वी वी दबा दीजिए। ये समझ में आई कहानी? ये सारी कहानी की देन वो रेंट बिटवीन है। अगर वो टॉपिक नहीं चला रहा होता तो मैं आपको ये नहीं बताता, ठीक है? अब रेंट बिटवीन पे आते हैं, जो सवाल था। आपको जब आप पढ़ते हो ना, अच्छे से अच्छी पढ़ाई आपको तब मिलती है जब आप सवाल करने चालू करते हो। सामने वाला फिर उसको डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताने लगता है, समझ में आई बात? आप शांति से बैठे ऐसे ही पढ़ते रहो ना, सवाल नहीं होंगे तो वो भी ऐसे ही पढ़ाते जाएगा। वो सवाल तो बन गया रेंट बिटवीन के चक्कर में, वो दिखाऊंगा क्यों। देखो यहाँ मैंने लिखा रेंट बिटवीन, 2 नंबर ये पूछ रहा है, मैंने डाल दिए, आ गया उत्तर। अब अगर मैं शीट में कहीं काम करता हूँ ना तो ये नंबर बदल जाता है। अब तुमको कारण पता है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है फॉर्मूला, और फॉर्मूला हर बार 1 और 100 के बीच का नंबर फायर करता है, इसीलिए ये नंबर बदलता हुआ दिखता है तुमको। अब तुम्हें कारण पता है। अब मुझे ये नंबर नहीं बदलना, तो अब दूसरा कारण आपको बताया, फॉर्मूला हटा दो। कैसे हटेगा? पहले कंट्रोल सी फिर ऑल्ट एच वी वी। अभी आपको कारण पता चल गया, वो मैंने क्यों बताया आपको सब कुछ की देन ये। अगर मैं वहां नॉर्मली ऐसे नंबर टाइप कर चुका होता ना आज, तो मेरे को टाइम लग जाता, बताना नहीं पड़ता इतना समय बचता, लेकिन आपको नॉलेज। अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आ जाओ सेल रेफरेंस वाले एग्जांपल पे। अब मेरे को मान लीजिए इन सभी जगहों पर नंबर जनरेट करना है, तो टाइप करने से अच्छा है मैं क्या करूं, एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूं और एक साथ सिलेक्ट करके एक दफा में फॉर्मूला लगा देते हैं। लगा दिया। अब अगर आपने एंटर प्रेस किया तो ये फॉर्मूला रन हो जाएगा सेल के अंदर। कहां पे रन हो जाएगा? अब सेल में फॉर्मूला रन होगा तो उसी ब्लॉक में रन होगा, देखो उसी ब्लॉक में रन होगा। मेरे को करना था सब जगह, फिर लगाया। अब की बार देखना मैं क्या करूं। अगर मुझे रेंज में, अगर सब जगह रन करना है, जब कलेक्शन ऑफ सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। अगर आपको अपना कोई फॉर्मूला रेंज में रन करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। क्या दबाना है? अब इंटरव्यू का एक क्वेश्चन तैयार होगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटर एंड कंट्रोल एंटर, क्या बना क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन एंटर एंड कंट्रोल एंटर, तो क्या बोलोगे? तुम्हें पढ़ाने के बाद भी कोई बात नहीं, क्या बोलोगे? एंटर से क्या होगा? रेंज में एंटर करेगा। तो कंट्रोल एंटर कब रन करते हैं? अगर मुझे वो रन करना हो रेंज में। और एंटर कब करते हैं? जब रन करना हो सेल। ठीक है भाई? अब देखो मेरे को रेंज में करना है तो क्या दबाऊंगा? कंट्रोल एंटर। ये देखो आगे नंबर सबसे। अब अगर मैं कहीं काम करूंगा तो नंबर बदल पलटी मारेंगे ना, ये चेंज हो जाएंगे, देखो
अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये नंबर ही नहीं रहेगा, वहां पे चेंज हो जाएगा, उत्तर खराब आएगा। तो मैं क्या करूँ, इन फॉर्मूले को यहाँ से हटा दूंगा। तो शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी भी। अब कुछ नहीं होगा अगर मैं कुछ भी करूंगा तो। अभी समझ में आया? अब रेफरेंस वाली कहानी पे आ जाते हैं। तो रेफरेंस में मैंने सबसे पहला रेफरेंस आपको बताया था, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में मैंने कहा था कि जब भी किसी सेल को कनेक्ट करता हूँ, रेफरेंस क्यों यूज करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए। हमारे सामने टारगेट ये आता है कि ये जो सेल है ना C3, इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे चाहिए। दो तरीके मेरे पास, क्यों ना मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल दूं। तो इस सेल में जो वैल्यू थी आ गई, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मैंने इस सेल को बदला तो वो नहीं बदला। अगर मैंने इस सेल में कोई भी चेंजेस करे तो क्या वो चेंजेस वहां हो रहे हैं, कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, कनेक्ट कनेक्ट तो सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। सेल को कनेक्ट कैसे करते हैं, अब जो तरीका आपको बताया वैसे वैसे कनेक्ट कर दीजिए। इक्वल टू लिखिए पहले और उस सेल का नाम लिखिए, क्या नाम है सेल का, S3 कहाँ है भाई, C3 है। सेल का नाम क्या है, C3। तो या तो आप टाइप कर लो या माउस से जाके क्लिक कर दो, बात एक ही है। आगे से अब आप एंटर करो, सेल कनेक्ट हो जाएगा। हो गया कनेक्ट। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में 4 तरह के रेफरेंस होते हैं, चारों में ये सेम काम होता है। अब सवाल खड़ा होता है फिर इन चारों टाइप में क्या फर्क है, इनको सीखें क्यों, जब सभी से सेम ही काम होता है, सभी का काम कनेक्ट करना होता है। एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल में लानी है तो चारों में से कोई भी टाइप आप यूज कर सकते हो। अब कौन सा टाइप कब कहाँ कैसे यूज होगा वो डिपेंड करता है। अब इनका मीनिंग समझिए, यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है इनका, इसके फॉर्मूले को ओपन करके देखा जा सकता है। ये रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस तरीके से कोई रेफरेंस दिया जाता है, क्या कहलाता है, रिलेटिव। अब रिलेटिव में होता क्या है, ये सेल इसके साथ कनेक्ट हो जाता है टाइटली, इट्स अ टाइटली कपल्ड। रिलेटिव, समझ में आ रहा है बात, यानी खून का रिश्ता टाइटली कपल्ड हो गया, समझ में आ गया। जैसे आप दोस्त हो, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन भाई भाई हो तो खून का रिश्ता है। एक बात ध्यान रखना, दोस्त कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर कोई बात है गहरी राज की, भाई से कभी नहीं छुपानी चाहिए, भले दोस्त से छुपा लो, किसी से छुपा लो, याद रखना। कितना ही दुश्मन भाई हो तुम्हारा, भाई से राज की बात नहीं छुपा, बोलो कभी ना कभी मेरी बात है इसको। कितना ही तुम्हारा सच्चा दोस्त आ जाए ना, मार देगा, ये कर देगा, वो नहीं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो, ये रिलेटिव रेफरेंस में इसके साथ, इसका मतलब ये जहां जाएगा ये बंदा उसके साथ आएगा, ये जहां जाएगा ना वो रेफरेंस उसके साथ चलेगा, मूव करता है। अब ये मूव कैसे करता है देखिए, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैं 2 कदम राइट साइड गया। याद रखना, दोस्त नहीं आएगा, भाई जरूर आएगा, भले आज आपके साथ लड़ाई चल रही है, खून का रिश्ता कभी ना। कितनी राज की बात है, लेडीज को पेट में नहीं बचती, किसी को बोलते हैं, ऐसे फोन पे चले जाते हैं, मम्मी को बोलते हैं, भाई को, ठीक है, अपने दिमाग में डाला नहीं बात, भाई को बता देना, लेडीजों को कोई मत बताना, चाहे कैसी भी हो। अब देखिए आपने सिलेक्ट किया, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये डाटा भी 2 कदम आगे बढ़ेगा। क्या मिला इसको यहाँ, तो उत्तर 1 आएगा। कभी भूल चुक में बोल दो इंटरव्यू चले सर 56 आएगा, आपने 56 को कॉपी किया, 56 नहीं प्रिंट होने वाला। आपके सामने जब इस तरह का डाटा हो तो पहले एक बार देख लेना यहाँ क्या लगा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा रिलेटिव रेफरेंस है। तो रिलेटिव रेफरेंस यहाँ से आपको पता लगा इस सेल पे लगा हुआ है। अब ये जिस दिशा में मुड़ेगा, ये यहाँ मुड़ा 3 कदम आगे, ये भी 3 कदम आगे मुड़ेगा, 37 आएगा। अब अगला आंसर खुद से प्रेडिक्ट करना। ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट किया, उत्तर बताओ। गुड। अब इसको फिर से हमने कॉपी किया, इसको करता हूँ इस बार, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया, क्या आएगा, शाबाश, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग मूव होगा ना वो, ये देखो आगे बात समझ में। अच्छा अब अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे नीचे ड्रैग कर दूं क्या उत्तर आएगा, बताओ।
एक कदम नीचे आ रहा है ना, 29 आएगा। और नीचे करूं तो, और इसको पूरा नीचे करने तो नहीं मुझे। अब याद करो, जाने अनजाने में ये चीज आप लोगों ने बहुत करी है। खींच दो बोलते थे ना आपके टीचर, कभी पढ़ा होगा तो आपको बोला जाता था टोटल कर लो, आप करते थे सर कैसे लगेगा फॉर्मूला, ऐसे लगा लो, आप निकाल देते थे टोटल। और उसके बाद वो कहते थे सर बाकी का, वो कहते थे खींच दो, करते थे आप ऐसे, खींच दो। कभी हमने पूछा नहीं खींच के इसका कैसे निकला। अब ध्यान से देखो आप इसे, हाँ ये जो रेफरेंस है कैसा है, रिलेटिव रेफरेंस है। इसी रिलेटिव रेफरेंस की वजह से इन्होंने अपना घर छोड़ा और आगे बढ़ा। देखिए इसका कनेक्शन यहाँ हुआ, देखो है ना, और इसका कनेक्शन, अगर उसी दिन हमने सवाल किया होता ना टीचर से, ये नीचे का क्यों पकड़ रहा है जी, जब रेफरेंस हमने इसका किया है तो शायद उसी दिन वो आग डाल चुके होते, खत्म हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे का साइंस होता है कि जब हम ड्रैग करते हैं तो उत्तर क्यों बदलता है, तो क्या बोलते हैं रिलेटिव। अब आप देखिए, अगर आपको इस तरीके से कभी डाटा ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाकी का पहले का उत्तर लेना हो तो वहां पर रेफरेंस कैसा लगाओगे आप, रिलेटिव रेफरेंस। अब 4 मिनट है, एक टॉपिक और देख के खत्म करो इसे, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट होते हैं, दो टॉपिक पढ़ने, बाकी तीसरा चौथा पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस देने का तरीका कुछ ऐसा होता है, आप लगाते हैं इक्वल टू, फिर कॉलम के आगे डॉलर का साइन होता है और रो के आगे भी डॉलर का साइन होता है, दोनों के आगे क्या होता है, डॉलर का साइन होता है। ये कौन सा रिलेशन हुआ, दोस्ती वाला, ये दोस्ती वाला है। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर रिलेशन मतलब इसका क्रिएट किया रेफरेंस, और इसके दोनों तरफ डॉलर लगा दिया, ये डॉलर लग गया, ठीक है, दोनों तरफ देख सकते हैं डॉलर लगा हुआ है। शॉर्टकट की होता है F4, फंक्शनल की F4 दबाने से डॉलर लग गया, एंटर किया, यू गॉट एन आंसर 56। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि अब ये दोस्ती मतलब दोस्ती का रिश्ता हो गया, खून का रिश्ता नहीं है, तो ये कुएं में गिरेगा तो ये नहीं गिरेगा भाई, ये नहीं जाएगा, इसको नहीं बात, ठीक है। अब इसने कॉपी किया अपने आप को, कॉपी करके ये यहाँ गया, वो हिलेगा ही नहीं, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 56 ही आएगा, क्योंकि ये तो यही रहेगा, तो यही रेफरेंस लगता रहेगा हर जगह, वो हिल ही नहीं रहा। अब भले मैं इसको कॉपी करके यहाँ छाप दूं, कितना आएगा, भले इसको खींच दूं मैं पूरा, 56 टस से मस नहीं होगा। ये होता है रिलेटिव। अब थोड़ा जानकार बच्चा होता है ना, पढ़ा लिखा सा ठीक ठाक बच्चा, किसी नो सीखिया के पास जाता है ना जब सीखने के लिए, एक्सपर्ट बंदा किसी नो सीखिया के पास सीखने जाएगा ना, वो जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं, गुरुजी मैं टोटल कर रहा हूँ, टोटल नहीं हो रहा, कैसे भाई, गुरुजी मैं ना ये ना खींच रहा हूँ तो उत्तर नहीं आ रहा, और बेचारा परेशान, क्योंकि नो सीखा, उसको खुद नहीं आइडिया, तुमने ऐसा कर दिया उसके साथ, होता है ऐसे, टाइम पास करने चले जाते हैं कई बार। अब मान लो मेरी छुट्टी हो गई यहाँ से, जल्दी हो गई छुट्टी, मेरी तो ट्रेन लेट है, कितने सारे सेंटर है कि नहीं है, चला गया टाइम पास करने, एक्सेल पढ़ता है जी, पता लग जाता है बातचीत करने से, और ऐसा कुछ चीज पूछ लो गड़बड़ हो जाएगा, बेचारे की जॉब खतरे में आ जाती है, जॉब खतरे में, जाके बोल दूंगा मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा ही नहीं पा रहा, खतरे में आ गई जॉब, टाइम पास कर रहा था, समझ गए, ऐसे होता है, यही चीज होती है। अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो रेफरेंस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, इंपॉर्टेंट दो, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या लगता है, दोनों के आगे डॉलर लग जाता है, और रिलेटिव में डॉलर नहीं लगता। रिलेशन के हो जाता है, मूव करोगे तो रेफरेंस में मूव होगा, उसको भाई मानकर पिक्चर क्रिएट करो, है ना। एब्सोल्यूट दोस्त होता है, दोस्त नहीं आएगा भाई, एक पद तक ही है जब तक उसका काम चल रहा है, दोस्त हमेशा दोस्त तब तक रहता है जब तक उसको तुमसे बेनिफिट होगा, याद रखना। वो सच्ची दोस्ती दोस्ती गई, अगर आप सोच रहे हो तो पुराने टाइम में होता था, अगर कोई तुमसे मीठा बोल रहा है, याद रखना कोई स्वार्थ है तब बोल रहा है, वरना नहीं बोलेगा वो, ठीक है, समझदार हो आप। अगर कोई मीठा बोल रहा है, स्वार्थ है तब बोल रहा है, वरना नहीं बोलता मीठा भाई, और गाँव का माहौल अलग है। चलो क्लास हो रहा है, सिटी में तो पड़ोस हो जाए अपना